हम सबको नोबेल प्राइज के बारे में तो पता होगा। एक ऐसा प्राइज जो कि कुछ गिने चुने लोगों को मिलता है अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने के। और किसी भी इंसान के लिए ये काफी गर्व की बात होती है इस प्राइज को जीतना। पर अगर मैं आपको एक ऐसे इंसान की स्टोरी बताऊं जिसने एक ऐसा सर्जिकल मेथड डेवलप किया था जिससे वो अपने पेशेंट्स को लिविंग ज़ॉम्बीज बना देता था, एक जिंदा मुर्दा इंसान। इस सर्जिकल मेथड का नाम था लोबोटमी, जो कि इतनी डेंजरस बन चुकी थी कि उसे पूरे वर्ल्ड से बैन करना पड़ा। और अब तक वो पूरे वर्ल्ड में बैन है, उसे कहीं भी कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो ऐसा क्या था उस सर्जिकल मेथड में जिसे एक समय पर नोबेल प्राइज मिला और कुछ समय बाद उसे पूरे वर्ल्ड में बैन करना पड़ा उसके डेंजरस इफेक्ट की वजह से? वो सब जानेंगे इस वीडियो में। समय था 1920s के शुरुआत का। पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरीके की इलनेसेस और डिजीजेस बढ़ रही थी, और स्पेसिफिकली कहूँ तो मेंटल इलनेसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। मेंटल इलनेसेस के इशू सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वॉर में लड़ने वाले सोल्जर्स और उनकी फैमिली में देखे गए थे। सब लोग इन सब चीज़ों से बड़ा परेशान थे और इन सब का ट्रीटमेंट ढूंढ रहे थे। उसी समय 1935 में एक डॉक्टर थे जिनका नाम था एंटोनियो अगास मोनीज। मोनीज को ऐसा लगता था कि ह्यूमंस में होने वाली मेंटल इलनेसेस की वजह ब्रेन के फ्रंटल लोब में एबनॉर्मल नर्व कनेक्शंस की वजह से होता है। मुनीज ने ये सब वर्ल्ड वॉर में इंजर्ड हुए सोल्जर्स में देखा था जिनके ब्रेन के फ्रंटल लोब में इंजरी हुई थी। इसके बारे में मुनीज ने अपने फेलो न्यूरो साइंटिस्ट जॉन फुंटल से भी जाना एक प्रेजेंटेशन के थ्रू, जो उन्होंने सेकेंड इंटरनेशनल न्यूरोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस इन लंदन में दी थी 1935 में, जहां पर उन्होंने बताया कि कैसे फिनियस गेज, जो कि रेल रोड पर काम कर रहे थे और एक एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन की वजह से एक रेल रोड स्पाइक उनके ब्रेन के फ्रंटल लोब में घुस गया। गेज ने उस एक्सीडेंट को लकीली सरवाइव कर लिया और उनकी मेमोरी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बट उनकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से चेंज हो गई थी। वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े और अग्रेसिव हो गए थे क्योंकि उस एक्सीडेंट से उनके ब्रेन का ऑर्बिटल कॉर्टेक्स डैमेज हो गया था, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इमोशंस के लिए। उन्होंने भी यही रिजल्ट्स पाए थे जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दो चिंपैंजीज पर परफॉर्म किया था जिनका नाम था बेकी और लूसी। जब फिनियस गेज का ब्रेन का फ्रंटल लोब निकाल दिया गया था तब फिर से उनका बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज हो गया था। वो बिल्कुल काम और डोसाइल हो गए थे। और उसके बाद मोनीज ने यही रिजल्ट्स को यूज किया और बताया कि जैसे ब्रेन ग्रे और वाइट मैटर का बना हुआ होता है, और ग्रे मैटर ब्रेन न्यूरॉन्स और उससे एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स का एक्सटेंशन होता है, और वाइट मैटर होता है नर्व फाइबर्स जो कि कनेक्टेड होती हैं वाइट मैटर के एरिया से और कैरी करती है मैसेजेस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में। मोनीज ने ये प्रपोज किया कि अगर हम ब्रेन के फ्रंटल लोब में जो वाइट मैटर होता है उनकी नर्व फाइबर्स को डैमेज कर दें तो उससे पेशेंट की मेंटल इलनेस इम्प्रूव हो जाती है। बट ये बात कहने में जितनी आसान लगती है थियोरेटिकली, ये प्रैक्टिकली एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। ऑपरेशन में पेशेंट के स्कल के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में होल बनाए जाते हैं और उसके बाद उन होल्स में अल्कोहल को इंजेक्ट किया जाता है और ब्रेन के कनेक्टिंग फाइबर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक स्पेसिफिक टूल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहते हैं ल्यूकोटोम, जो कि होता है एक लॉन्ग स्टिक जिसके एंड में एक वायर का लूप होता है और जिसका यूज किया जाता है वाइट मैटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए मोनीज ने एक फेलो न्यूरो साइंटिस्ट जिनका नाम था एल्मीडिया लीमा को अपॉइंट किया था, और ये सर्जरी 20 टेस्ट सब्जेक्ट्स पे परफॉर्म की गई थी। ये सब्जेक्ट्स स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन और एंजाइटी से सफ़र कर रहे थे, और इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट थे कि 7 लोगों में इम्प्रूवमेंट दिखा, 6 लोग अनचेंज्ड रहे और 7 लोग क्योर रहे। उसके बाद मोनीज ने अपना ये सर्जिकल मेथड परफॉर्म किया 2 डिफरेंट पेशेंट्स के सेट पर, जिसमें 18 लोग थे और उसमें से 3 लोग क्योर हुए और 2 लोगों में इम्प्रूवमेंट दिखा। मोनीज ने अपने इस नए रेडिकल प्रोसीजर का नाम रखा लोबोटमी,
उन्होंने इसे डिफाइन किया कि ये एक सिंपल, सेफ और इफेक्टिव सर्जिकल मेथड है जिसका यूज किया जा सकता है सर्टेन टाइप ऑफ मेंटल इलनेसेस को क्योर करने के लिए। उसके बाद 1949 में मोनीज को इस प्रोसीजर को डेवलप करने के लिए नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन भी मिला। बट उससे पहले 26 जुलाई 1936 को मोनीज के एक असिस्टेंट इस प्रोसीजर के बारे में कुछ डॉक्टर्स को एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे, पर जैसा उन्होंने सोचा था वो प्रेजेंटेशन वैसी नहीं गई। उस प्रेजेंटेशन के लीड डॉक्टर और जिन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए मोनीज को पेशेंट प्रोवाइड किए थे, उन्होंने इस सर्जिकल मेथड को पूरी तरीके से क्रिटिसाइज किया और कहा कि ये एक इनह्यूमन प्रैक्टिस है। पर हर किसी का ऐसा मानना नहीं था और इस वजह से ये सर्जिकल मेथड पूरे यूरोप और पूरे यूएसए में 1930s तक फैल गया। और उसी समय दो डॉक्टर्स थे जिनका नाम था वॉल्टर फ्रीमैन और जेम्स डब्ल्यू वॉट्स, जो कि मोनीज के इस नए प्रोसीजर से इंस्पायर हो गए थे और चाहते थे कि वो अपना खुद का एक प्रोसीजर डेवलप करें, जो कि वॉल्टर ने मोनीज से सीखा था लंदन में 1935 में। और उन्होंने अपने इस प्रोसीजर को नाम दिया प्रीफ्रंटल लोबोटोमी। पर इस प्रोसीजर में भी वही प्रॉब्लम थी और वो थी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में इजी एक्सेस की। पर वॉल्टर को एक इटालियन डॉक्टर के बारे में पता था जिनका नाम था अडामो मारियो, और जिन्होंने लोबोटोमी परफॉर्म की थी और उसमें उन्होंने आई सॉकेट के थ्रू प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्सेस किया था। रॉबर्ट ने इसी प्रोसीजर को यूज किया और इस प्रोसेस के लिए उन्होंने एक अनलाइकली टूल को डेवलप किया। आपके सामने की इमेज में कौन सा टूल आपको एक सर्जिकल टूल लग रहा है, ये बताना मुश्किल है, पर लेफ्ट में एक सर्जिकल टूल है और राइट में एक बर्फ तोड़ने वाला टूल। इस टूल को यूज किया जाने का एक सिंपल रीजन था कि कैसे लोबोटोमी को एक सिंपल प्रोसीजर बनाया जा सकता है और उसे ना ही डॉक्टर बल्कि सिंपल साइकाइट्रिस्ट भी इसे परफॉर्म कर सकते हैं काफी आसानी से। इस मेथड को पहली बार 1946 में ट्राई किया गया था पेशेंट्स पर, और इनिशियली जो लोग इसमें जुड़े थे उस एक्सपेरिमेंट के आफ्टर इफेक्ट्स देखने के बाद उनमें से कई लोगों ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया क्योंकि ये इतना खतरनाक था। उसके बाद ये प्रोसीजर पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो यूएस, यूके, यूरोप, जापान और सोवियत यूनियन ही क्यों ना हो, ये प्रोसीजर पूरे वर्ल्ड में फैल गया। और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में इसके आफ्टर इफेक्ट्स दिखे। मेजॉरिटी केसेस में पेशेंट ने रिस्पॉन्स ही करना बंद कर दिया, चाहे वो किसी बेसिक चीज के लिए क्यों ना हो। लोग खाना नहीं मांगते थे, अगर उन्हें खाना दिया भी नहीं जाता था तो वो भूख से ही मर जाते, क्योंकि उनमें वो रिस्पॉन्ड करने का इमोशन ही खत्म हो गया था। कुछ लोगों में सर्जरी के बाद का ट्रॉमा भी देखने को मिला था और कई लोगों की तो पर्सनालिटी पूरी तरीके से चेंज हो गई। कई लोगों को फिट्स और ब्रेन हैमरेज की भी प्रॉब्लम हुई और कुछ फ्रैक्शन के लोग तो ऐसे भी थे जिनकी इस सर्जरी के कुछ समय बाद ही डेथ हो गई। इनिशियली इस मेथड को जर्मनी में नाजीज द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता था ज्यूज लोगों पर कंसंट्रेशन कैंप में। बाद में इस मेथड को कम्युनिस्ट लोगों के खिलाफ यूएसए में गवर्नमेंट यूज करती थी। इसी के बारे में एक मूवी बनी है जिसका नाम है शटर आइलैंड। मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि वो आप उसे जाके जरूर चेकआउट करें। और पूरे वर्ल्ड में इसके साइड इफेक्ट्स को देखते हुए इसे बैन कर दिया गया, ये कहते हुए कि लोबोटोमी वायलेट करती है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी को। और फॉर्चुनेटली उसी समय दूसरी ड्रग्स जैसे SSRI, सेरोटोनिन और ऐसी ही एंटी साइकोटिक ड्रग्स का इन्वेंशन हुआ और इन्हें यूज किया जाने लगा मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए। सो ये थी स्टोरी लोबोटोमी की, कि कैसे इस प्रोसीजर को एक समय पर नोबेल प्राइज से नवाजा गया और कुछ समय बाद इसके इफेक्ट्स को देखते हुए पूरे वर्ल्ड में इसका क्रिटिसिज्म हुआ और ये पूरे वर्ल्ड में बैन हो गई। स्टिल ये अब तक बैन है और इसे कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकता। मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।